नमस्कार, मेरा नाम रितेश है और आप देख रहे हैं फैक्ट टॉक हिंदी। यह मेरी पहली वीडियो है और मैंने सोचा कि ऐसा क्या बनाया जाए जिससे मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं और उन्हें मेरी बात आसानी से समझ आ जाए। तभी मेरे जहन में एक बात उठी कि क्यों ना हम उस मुद्दे को या उस समस्या पे बात करें जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, वह है रोज़गार। जी हाँ, ये वही शब्द है, ये वही वजह है जिसके कारण किसी की सरकार बनती है या फिर किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता है। मेरा यहाँ स्वास्थ्य से मतलब है मानसिक स्वास्थ्य, मतलब मेंटल इश्यूज़। बहुत सारे न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर आपने देखा होगा कि इस कोरोना काल में कितने युवाओं ने अपनी नौकरी खो दी और कितनों ने अपने परिवार वाले खो दिए। कुछ लोगों के घर में जो कमाने वाले थे उनका ही निधन हो गया। इसी कारण मजबूरन उनके घर में जो पढ़ने वाले युवा थे, पढ़ने वाले बच्चे थे, नौकरी की तलाश में बाज़ार में निकल पड़े। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस आपदा ने हर इंसान को बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया है। इस आपदा के कारण हर किसी की जीवन शैली बदल चुकी है। चलिए सबसे पहले उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनकी इस मुश्किल घड़ी में नौकरी गई। शायद उन लोगों की स्थिति का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वह किस स्थिति में होंगे या किस मानसिक तनाव से गुजर रहे होंगे, इस बात का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। चलिए कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सिर्फ और सिर्फ दूसरी लहर में लगभग 70 लाख यानी 7 मिलियन लोगों ने अपनी नौकरी खो दी। यह आंकड़ा सच में इतना विशाल है कि इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यह तो सिर्फ एक आधिकारिक आंकड़ा है, वास्तविक आंकड़ा तो इससे बहुत ज़्यादा हो सकता है। आप ज़रा सोचिए कि आने वाले समय में तीसरी लहर की बात चल रही है और कितने ही नौकरियां खतरे में आ सकती हैं। अभी जिनकी नौकरी गई है, क्या उनको नौकरी मिल गई, ये शायद कहना बहुत मुश्किल है। इस छटनी से कंपनी अपने नुकसान को कम तो कर लेगी, लेकिन समस्या यहाँ आएगी कि बाज़ार में बेरोज़गारी दर बढ़ जाएगी। क्या इसका कोई समाधान नहीं है? क्या इसे नहीं बचा जा सकता? सवाल एकदम लाजमी है और इसका जवाब जानना हम सबका हक है। मेरे पास इसके लिए कुछ समाधान है जो इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे कितना नुकसान हुआ है और कितने होने की संभावना है, मैं इस बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि कई अखबारों में एक खबर छपी थी कि इस साल अप्रैल के महीने में भारत में अभी तक की सबसे ख़राब बेरोज़गारी दर थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि भारत में दूसरी बार लॉकडाउन लगा था और सभी कंपनियों ने अपने नए एम्प्लॉय और साथ में उन लोगों को निकाल दिया जिनकी उनकी बहुत कम ज़रूरत पड़ती थी। शायद ये आपके साथ भी हुआ होगा। आप भी कहीं ऐसी जगह नौकरी कर रहे होंगे और अचानक से आपको बिना किसी कारण निकाल दिया जाए। अब ज़रा सोचिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे भी कई दोस्तों के साथ ऐसा हुआ जिन्होंने बुखार होने के बावजूद उन्होंने ऑफिस में काम किया और इस मुश्किल की घड़ी में उन कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। आगे आने वाले समय में जब तीसरी लहर आएगी तो अब लोगों का क्या होगा, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि लोग अपने परिवार को नौकरी के बिना कैसे चलाएंगे। लॉकडाउन लगने के बाद सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, बिज़नेस ठप हो जाता है, नौकरी से लोगों को निकाल दिया जाता है। कितना भयानक मंजर होता है ये सब। रही सही कसर तेल की कीमतों ने पूरी कर दी है, चाहे वह सरसों का तेल हो या फिर पेट्रोल। माफ़ कीजिए, लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ कहनी पड़ेगी कि लोगों को यहाँ पर भी सरकार की कमी नहीं दिखती। ना ये दिखता है कि सरकार इन मूल्यों को नियंत्रित नहीं कर पा रही है। शायद कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार को इसका जिम्मेदार ठहराएंगे, लेकिन मेरे दोस्त एक बार अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार का हाल भी देख लें। हर तरफ कोहराम मचा हुआ है, लेकिन लोग एक दूसरे को इस बात पर लड़ रहे हैं कि तू चमचा है और तू भक्त है। इस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अभी जिसकी बात करनी है वह है रोज़गार। हर तरफ मारामारी है, लेकिन एक सवाल ज़रूर उठता है कि क्या इसका कोई समाधान नहीं है। मेरा जवाब है इसका समाधान है, लेकिन हम सभी लोगों को और सरकारों को मिलकर काम करना होगा। रोज़गार के मुद्दे पर कुछ ज़रूरी कदम सरकार को लेने होंगे। बहुत समय से पेंडिंग नौकरियों की जो प्रक्रिया है सरकार उनको पूरा कर सकती है, चाहे वह एनटीपीसी हो या फिर डीआरडीओ की एमटीएस की भर्ती। यदि ऐसा होता है तो उन लोगों को बहुत राहत मिलेगी जो अभी बेरोज़गार हैं, खासकर उन लोगों को जिन्होंने इन सभी नौकरियों में आवेदन दिया था और वो बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि कब एग्ज़ाम होगा और कब इसका परिणाम आएगा। अब बात करते हैं बाकी की जनता की जो प्राइवेट सेक्टर में है। यदि आप पढ़े लिखे हैं और कंप्यूटर या डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा सा भी ज्ञान रखते हैं तो आप इस पे और थोड़ी सी रिसर्च करके और थोड़ा सा शोध करके अपना खुद का एक स्टार्टअप खोल सकते हैं। हो सकता है कि सरकार आपके यहाँ कहीं मदद ना कर रही हो, लेकिन आप खुद के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इससे करने से आप अपने आप को थोड़ा सा व्यस्त कर लेंगे, जिससे आप मानसिक तनाव से दूर रहेंगे और
आपको कुछ नया सीखने को मौका मिलेगा। अब बात करते हैं जिनके पास सिर्फ कंप्यूटर का थोड़ा बहुत ज्ञान है और वह ऑनलाइन चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए सबसे लाभदायक काम डाटा एंट्री या फिर टाइपिंग का हो सकता है। इंटरनेट इन सभी कार्यों से भरा पड़ा है। यदि आप डाटा एंट्री या टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इन सभी से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम ज़रूर मिलेगा। यदि आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी छोड़ दीजिए, मैं आपको वहाँ का लिंक ज़रूर शेयर करूँगा। अब उनकी बात करते हैं जो इस आपदा में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है और ना ही उनको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी आता है। जी हाँ, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो दैनिक मजदूरी करते हैं और थोड़ा बहुत जो भी कमाते हैं उससे अपने दिन का गुजारा चलाते हैं। वो सभी लोग कुछ ना कुछ छोटे मोटे बिजनेस करके अपनी आमदनी को शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको इसे स्थापित करने में थोड़ा समय लगे, यह आपके लिए लाभदायक ज़रूर होगा। सरकार को ऐसे लोगों के लिए ब्याज दर के बिना लोन की सुविधाएं देनी चाहिए जिससे वे अपने व्यापार को स्थापित कर सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। अभी बात करते हैं सरकारी नौकरियों की, क्योंकि सरकारी नौकरियों की आधिकारिक नोटिफिकेशन बाद में आती है लेकिन उसकी धांधली की खबरें सबसे पहले आ जाती है। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि टेस्ट के लिए बच्चे सेंटर पर पहुंच जाते हैं, फिर वहां गेट पर पर्चा लगा दिया जाता है कि यह भर्ती रद्द कर दी गई है। इस मुश्किल घड़ी में सरकार को पहले से ज़्यादा नौकरियां निकालनी चाहिए, बच्चों की स्कूल की फीस कम करनी चाहिए, पेट्रोल डीजल के प्राइस कम करने चाहिए। लेकिन सरकार ये सब नहीं करेगी क्योंकि उनको अपनी इमेज की चिंता है और वह उसे ख़राब नहीं होने देना चाहती। मेरा आप सभी से एक ही अनुरोध है, सरकार आती रहेंगी और जाती रहेंगी, लोग ऐसे ही अपनी कीमती वोट बेकार करते रहेंगे। यदि आपको अपने वोट की कीमत समझनी है तो रोज़गार, शिक्षा, जन की बातों को लेकर अपनी आवाज़ उठाएं और उसी की बेसिस पे अपना वोट डालें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आपसे मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप सभी का मुझे सहयोग मिल सके। धन्यवाद।